चल रहा है वर्णमाला, वो टॉपिक मैं लेके आया हूँ। आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिएगा आगे अपन पढ़ रहे थे वर्णमाला टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिएगा टॉपिक चल रहा है अपना वर्णमाला टॉपिक चल रहा है। वर्णमाला की बात की जाए तो मैंने आपको ये बहुत सारा पढ़ा दिया था कि हिंदी की बात की जाए, हिंदी में स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33, मूल वर्ण की संख्या कितनी होती है 44, कुल वर्ण कितने होते हैं 52, अयोगवा कितने होते हैं 2, और बात की जाए उत्क्षिप्त या ताड़नजात कितने होते हैं तो वो भी 2 होते हैं, और संयुक्ताक्षर कितने होते हैं तो 4 होते हैं। स्वर का परिचय और स्वर का वर्गीकरण अपन पढ़ चुके थे। स्वर का वर्गीकरण या प्रकार की बात की जाए तो अपन ने 4 प्रकार पढ़ चुके हैं। उच्चारण काल के आधार पर पढ़ चुके थे, और ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ चुके थे, मुखाकृति के आधार पर पढ़ चुके थे, और जीवा की सक्रियता के आधार पर पढ़ चुके थे। आज 5वां प्रकार अपन पढ़ेंगे, उसका नाम है, देखिएगा 5वां प्रकार की बात की जाए, 5वां प्रकार यहाँ पर क्या पढ़े थे कि देखिएगा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार ये टॉपिक चल रहा था अपना। उसमें लास्ट क्या रह गया? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो देखिए स्वर के कितने प्रकार होते हैं। देखिएगा पहला प्रकार क्या होता है अपना, कंठे होता है। क्या होता है? कंठे। कंठे में कौन कौन से आएंगे आपके? ए या क्या आ जाएगा? आ जाएगा। इस कौन सा हो जाएगा? ए या आ। कंठे। कंठे की बात की जाए, दूसरी बात करें तो अब आएगा आपका तालव्य। क्या आ जाएगा? तालव्य। तालव्य में क्या आ जाएगा आपका? देखिएगा छोटी ई और क्या आ जाएगा? बड़ी आ जाएगा। तीसरे प्रकार की बात की जाए तो अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ओष्ठ्य। क्या आ जाएगा? ओष्ठ्य। और ओष्ठ्य में क्या हो जाएगा आपका? ऊ या ऊ हो जाएगा, ओष्ठ्य हो जाएगा। फिर चौथे बात की बात की जाए तो आपका क्या आ जाएगा? मूर्धन्य। क्या आ जाएगा? मूर्धन्य। और मूर्धन्य के अंदर क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। और 5वें प्रकार की बात की जाए तो फिर कौन सा आ जाएगा अपना? कंठ तालव्य। क्या आ जाएगा? कंठ तालव्य। और कंठ तालव्य की बात की जाए, इसमें क्या आ जाएगा? ए और क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, कंठ तालव्य। फिर छठे की बात की जाए आपका क्या आ जाएगा? कंठोष्ठ्य। क्या आ जाएगा? कंठोष्ठ्य। और कंठोष्ठ्य में बात की जाए तो आपका क्या आ जाएगा? ओ या क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा, ओ या औ। इसका मतलब कितने स्वर हो गए देख लीजिए, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 स्वर का आपने किस आधार पढ़ा? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पढ़ा है? उच्चारण स्थान के आधार पढ़ा है। तो कंठे कौन सा होता है? ऐ होता है। तालव्य कौन सा होता है? ई और ई होता है। ओष्ठ्य कौन सा होता है? ऊ और ऊ होता है। मूर्धन्य कौन सा होता है? री होता है। और कंठ तालव्य और कंठोष्ठ्य ये संयुक्त स्वर हैं। क्या है ये? संयुक्त स्वर है। हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 4। क्यों कहते हैं? देखिएगा इधर देखिएगा, बात कर रहे थे संयुक्त स्वर की, संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर की बात की जाए तो संख्या कितनी है इनकी? 4 है। कैसे होगा? देखिएगा ए, आई, ओ और औ। ए, आई, ओ और औ यहाँ चर्चा कर रहे थे अपन। देखिएगा यहाँ बात की जाए ए, आई, ओ और औ है, इनका उच्चारण किस प्रकार से हुआ है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ये तो आपका ए कंठे है। क्या है? कंठे है। और ई क्या आपका? तालव्य है। ये कंठ है, ये देख लीजिए कंठ है, ये तालव्य है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। ये इसका निर्माण कैसे होता है? ए और ए से इसका बन जाएगा। इसका देखिएगा ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ, ये कंठ है। ऊ क्या आपके सामने? ओष्ठ्य है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठोष्ठ्य कहते हैं। ये देखिएगा इधर, इधर ए कर देते हैं और क्या कर देते हैं? ओ कर देते हैं। तो इसका मतलब ये देखिएगा, यहाँ आपकी गुण संधि है और यहाँ कौन संधि है? वर्धी संधि है। तो हिंदी में स्वर क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनको कंठ तालव्य क्यों कहते हैं? देखिए कंठ तालव्य क्योंकि ये कंठ और तालव्य 2 ध्वनि से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। उसी प्रकार इनको कंठोष्ठ्य कहते हैं क्योंकि कंठ और किससे मिले होते हैं? ओष्ठ से मिले, ओष्ठ से मिले होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठोष्ठ्य कहते हैं। तो ये 5वां प्रकार पढ़ा था अपन ने स्वर के वर्गीकरण में। स्वर के वर्गीकरण में 5वां प्रकार पढ़ा था। कौन सा प्रकार है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार है। तो कंठे में कौन सा आता है? ए या आ आता है। तालव्य में कौन सा आता है? ई और ई आता है। ओष्ठ्य में कौन सा आता है? ऊ और ऊ आता है। मूर्धन्य में री आता है। कंठ तालव्य में ए या आई आता है। कंठोष्ठ्य में ओ या
औ आता है। हिंदी में 6 स्वर आपसे पूछा जाए तो संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए, ऐ और औ। इसका निर्माण किस प्रकार हो रखा है आप यहाँ देख लीजिएगा। इस प्रकार बात, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अपन आगे चलते हैं, देखिएगा। ये प्रकार पढ़े तो उच्चारण स्थान के आधार पर अपने स्वर का वर्गीकरण देख चुके हैं और स्वर के परिचय पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण और व्यंजन के परिचय में चलते हैं। देखिएगा, अपना जो नया हेडिंग है वो क्या रहेगा? व्यंजन का परिचय व वर्गीकरण। क्या रहेगा? व्यंजन का परिचय व वर्गीकरण। व्यंजन का परिचय व क्या पढ़े थे? वर्गीकरण। परिचय की बात की जाए तो देखिएगा, व्यंजन किसे कहते हैं अपन पढ़ चुके हैं। व्यंजन किसे कहते हैं इसकी चर्चा अपने हो चुकी है। फिर भी अपन यहाँ देखिएगा, व्यंजन शब्द की एक बार और देख लेते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे कहते हैं देखिएगा, वे ध्वनि या वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की सहायता ली जाती है। उन्हें व्यंजन कहा जाता है। यहाँ तक अपन चर्चा पढ़ चुके थे। आगे बात क्या आ रही है? व्यंजन का वर्गीकरण की बात आ रही है। देखिएगा, इसके आगे बात करते हैं व्यंजन की वर्गीकरण की। व्यंजन का वर्गीकरण और व्यंजन का वर्गीकरण की बात की जाए तो व्यंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। पहला प्रकार किया गया, उसका नाम है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। और दूसरा प्रकार किया गया है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरी बात की जाए, इसका दूसरा प्रकार बांटा गया है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर की बात की जाए तो ये भी 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है आभ्यंतर, क्या बांटा गया है? आभ्यंतर। और एक बांटा गया है बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर पर बात की जाए, आभ्यंतर में कितने प्रकार होंगे? व्यंजन के 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार होंगे? 8 प्रकार होंगे। बाह्य आधार पर बात की जाए, बाह्य आधार पर भी 2 प्रकार बांटे गए हैं। एक तो बांटा गया हवा की मात्रा के आधार पर। हवा की मात्रा के आधार पर। और दूसरा बांटा गया नाद या कंपन के आधार पर। देखिएगा, यहाँ तक क्या बात की जाए, यहाँ तक व्यंजन का वर्गीकरण की बात की जाए, प्रकार की बात की जाए तो व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी 2 प्रकार से बांटा गया है। हालांकि देखिएगा, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर आधार पर 8 प्रकार होते हैं, बाह्य आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। हवा की मात्रा के आधार पर आगे पढ़ेंगे तो हवा की मात्रा के आधार पर बात की जाए तो अल्प प्राण और महाप्राण आएंगे। और दूसरी बात की जाए, दूसरा है नाद व कंपन के आधार पर। नाद, कंपन या गूंज कह दीजिए, एक ही बात है। तो नाद और कंपन के आधार पर बात की जाए, यहाँ पर भी 2 प्रकार आगे जाके बढ़ जाएंगे, अघोष और सघोष। तो ये बातें अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्या पढ़ा अपन ने? देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के परिचय की बात आप सब जानते हो। जितना भी क का है, यानी क की लाइन, च की लाइन, ट की लाइन, त की लाइन, प की लाइन, ये पूरे व्यंजन है। ये रलव श ये व्यंजन है। इस प्रकार व्यंजन के बारे में आप परिचित हैं ही। बात की जाए व्यंजन का वर्गीकरण, प्रकार, भेद, टाइप, कुछ भी कह दीजिएगा, तो ये उच्चारण के स्थान के आधार पर और दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। इनको अपन एक एक पढ़ेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे फिर हम आगे चर्चा करते हैं।
चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके आगे अपन चर्चा करते देखिएगा। अपन पढ़ रहे थे व्यंजन के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे आज। पहला प्रकार पढ़ेंगे, किसके आधार पर पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर बात की जाए तो वहाँ कौन कौन से होंगे तो देखिएगा। पहला जो अपन प्रकार पढ़ रहे हैं उसका नाम है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का पहला प्रकार है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर बात की जाए तो पहला कौन सा होगा, यहाँ देखिएगा, बहुत सरल है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि बात की जाए कंठे, क्या आएगा यहाँ? कंठे। कौन कौन से आएंगे पढ़ेंगे, भी बहुत सरल है। कंठे के बाद कौन सा आएगा? तालव्य। तालव्य के बाद की बात की जाए कौन सा आएगा? मूर्धन्य। दंते, ओष्ठ है। देखिएगा, आराम से समझिएगा इनको। बांटा गया है किसके आधार पर बांटा गया है? उच्चारण स्थान के आधार पर। केवल व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। व्यंजन के प्रकार की बात की जाए तो उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से होंगे? कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ है। यहाँ अपन बात की जाए 6 प्रकार, कितने प्रकार हो गए? 1 2 3 4 5 प्रकार से पढ़ रहे हैं अपन। देखिएगा कौन कौन से इसमें आता है, तो देखिएगा, याद कुछ नहीं करना, आराम से यहाँ देखिएगा। कैसे कंठे, यही उत्तर है। कैसे कंठे और कैसे पूरा क वर्ग, कौन सा वर्ग आ जाएगा? क वर्ग। क वर्ग का मतलब ये हो गया कि कैसे कंठे कैसे क वर्ग, यानी पूरी लाइन कौन सी होगी? आपकी कंठे होगी। क ख ग ग और हंग जो भी है, पूरी लाइन का उच्चारण स्थान क्या है? कंठे है। अपन यहाँ शॉर्ट लिख दिया क वर्ग। क वर्ग का मतलब ही यहाँ देख लीजिएगा, पूरी लाइन ही होती है, उसका मतलब ही होता है वर्ग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिए। तालव्य, देखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, तालु है। ताले की क्या लेके आओ? चाबी। क्या लेके आनी है? चाबी लेके आनी है। इसका मतलब पूरी जो च वर्ग है, उस च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा आपका? तालव्य हो जाएगा। च वर्ग का मतलब हो गया पूरी च की लाइन हो जाएगी आपकी। च छ ज ज और ई है, ये पूरी उच्चारण स्थान की लाइन कौन सी है? तालव्य है। इस मूर्धन्य को 2 मिनट छोड़ना। सबसे पहले दंते पे आइए। किस पे आएंगे अपन? दंते पर। दंते की बात की जाए तो यहाँ देखिएगा, दंते में अपन देखिएगा, इसी में उत्तर है, यही प्रश्न है। देखिएगा यहाँ दंते में त है। क्या है? त है। इसका मतलब पूरी कौन सी लाइन? त वर्ग। पूरा कौन सा वर्ग आ जाएगा? त वर्ग। इसका मतलब त वर्ग की बात की जाए तो त वर्ग जो है पूरा त थ द ध न, पूरा कौन सा रहेगा आपका? दंते रहेगा। ओष्ठ की बात की जाए, ओष्ठ का मतलब आपके ओष्ठ का अर्थ क्या होता है? तो होठ होता है, हिंदी में उसको होठ कहते हैं। एक बार ऐसा ही में प्रश्न पूछा गया था कि अगर आपका नीचे का होठ काट दिया जाए तो आप किस पंक्ति का उच्चारण नहीं कर पाएंगे? तो देखिएगा, आप ऊपर नीचे का आपका होठ पकड़ लीजिएगा और मुझे बोल के बताइएगा, पापा बोल के बताओ, मम्मी बोल के बताओ, बीबी बोल के बताओ। तो इसका मतलब आप नीचे का होठ पकड़ लेते हैं या आपका होठ कट जाता है तो ना तो पापा बोल सकते हैं, ना मम्मी, ना बीबी, ना भगवान, कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये लाइन है अपना होठ पकड़ लेना, और जिस पंक्ति का उच्चारण नहीं होगा वही क्या होगी? आपकी ओष्ठ होगी। और वो पंक्ति कौन सी होगी आपकी? प वर्ग। कौन सा वर्ग होगा? प वर्ग। बोल के देख लीजिएगा, प फ ब भ म, पूरी पंक्ति है, इसका नाम ही क्या है आपका? ओष्ठ है। तो यहाँ क्या लिखा? क वर्ग, च वर्ग, और जो बच गया है, और बचा कौन सा आपका? ट वर्ग। कौन सा बच गया? ट वर्ग। और ट वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका? मूर्धन्य है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के 5 प्रकार बताए गए हैं। कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ। अगर किसी बच्चों को कक्का भी नहीं आता तो मैं लिख देता हूँ कि च वर्ग में कौन कौन से आते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, च छ ज ज और ई। ऐसा नहीं हो, एक बार लिख देता हूँ मैं, कई बार दिक्कत हो जाती है भाई कौन सा वर्ग कहाँ है, क्रम ध्यान नहीं रहता है। ट ठ ड ढ आता है। उसके बाद यहाँ बात की जाए तो यहाँ आता है त थ द ध न। काफ़ी लंबे समय बाद पढ़ते हैं इसलिए कि अभी याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने पूरा उतार दिया। प फ ब म। ये जितनी भी लाइनें हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है बताओ? इनका उच्चारण स्थान आपका क्या रहेगा? आपका कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ। तो यानी क से लेकर म तक 25 स्पर्शी वर्णों की अपन चर्चा कर चुके हैं। ये किस प्रकार से आप देख लीजिएगा। अब कई बार प्रश्न ये भी आता है कि व्यंजन अभी पूरे नहीं हुए, 25 हुए, जबकि व्यंजन की संख्या तो 33 है। कितनी है? 33 है। तो 33 की चर्चा करते देखिएगा, आगे चर्चा करते हैं इनकी कौन सा क्या आएगा। तो देखिएगा
यहाँ समझिएगा य र लेवा आता है, इसके बाद क्या आता है, य र लेवा आता है, अंतस्थ आता है। तो य र लेवा की अगर बात की जाए तो य र लेवा कहाँ आएगा, तो यहाँ एक लाइन छोड़नी है आपको, इस नीचे की लाइन में लिखना है, ये यहाँ आएगा, ये का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, तालव्य रहेगा, और र का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, मूर्धन्य रहेगा, और ल का क्या रहेगा, दंते रहेगा, और यह रह ल और वह का क्या रहेगा, ओष्ठ्य रहेगा। हालांकि वह दंतोष्ठ्य में आता है, लेकिन फिर भी दंतोष्ठ्य ऑप्शन में ना हो तो कहाँ रहेगा, वह ओष्ठ्य में रहेगा। उसके बाद यरलव्य पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हिंदी में पंक्ति आती है, श और है आता है। तो श है की बात ध्यान कीजिए, बहुत सारे काफ़ी बार पूछा जाता है इनका क्रम क्या है और इनका उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि सेम ध्वनियाँ हैं, श अंतर नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, शंकर भगवान के तालु में क्या होता है, सर्प होता है, क्या होता है, सर्प होता है। तो इसका मतलब शेष जो शंकर है वो कहाँ जाएगा, तालव्य में चला जाएगा, शेष शंकर। अब सुबह सुबह आप उठते हैं, उठने के बाद आप ब्रश करते हैं, यानी ब्रश का मतलब कहाँ करते हैं, दांतों, यानी सुबह सुबह ब्रश चलाते हैं, वो दांतों की सड़क पे चलाते हैं, या दांतों पे चलाते हैं ऐसे सड़क पे। इसका मतलब शेष जो सड़क वाला है वो कौन सा रहेगा, आपका दंते रहेगा, कौन सा रहेगा, दंते रहेगा। और जिसमें बहुत सारी इस प्रकार की रेखाएं हैं, मूर्धन्य रहेगा, क्या रहेगा, मूर्धन्य रहेगा। तो श और बच गया अपना है, बच गया। तो है जब भी बोलेंगे, है का उच्चारण स्थान यहाँ से होता है, कंठ से होता है, इसलिए है को अपन क्या कहेंगे, कंठे कहेंगे, क्या कहेंगे, कंठे। और याद रखिएगा, कई बार ऐसे विसर्ग पूछ ले आपसे, विसर्ग कहते ना रामः, रामा है, इस विसर्ग का उच्चारण स्थान है होता है। तो विसर्ग का मतलब भी क्या, इसका उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा, आपका कंठे रहेगा, क्या रहेगा, कंठे। तो विसर्ग पूछ ले तो ये कंठे भी है। यहाँ तक क्या पढ़ा, कंठे में ये वर्ग आते हैं, तालव्य में ये आते हैं। ये विशेष तौर से ध्यान रखना आपको, शेष क्योंकि ये सेम इसलिए काफ़ी बार पूछा जाता है। मूर्धन्य में ये आते हैं, दंते में ये आते हैं, ओष्ठ्य में ये आते हैं। कुछ विद्वान इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार बात की जाए, कोई देखिए काकल्य कहते हैं, क्या कहते हैं, काकल्य। काकल्य को अलिजीवा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अलिजीवा, अलिजीवा। काकल्य अलिजीवा की बात की जाए, काकल्य अलिजीवा कौन होता है, तो काकल्य अलिजीवा की ध्वनि होती है होता है, कौन होता है, ये भी याद रखिएगा। काकल्य और अलिजीवा की बात की जाए तो काकल्य अलिजीवा कौन सा होता है होता है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं, इसको काकल्य भी कहते हैं, इसको अलिजीवा भी कहते हैं। और काकल्य अलिजीवा ध्वनि कौन सी है होती है। कई बार इस प्रकार भी प्रश्न आ जाता है कि दंतोष्ठ्य वर्ण कौन सा होता है। तो मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूँ, दंतोष्ठ्य, क्या लिख रहा हूँ, दंतोष्ठ्य। दंत भी है, ओष्ठ्य में है। दंतोष्ठ्य में बात की जाए, एनसीईआरटी जो अपनी नवीन हिंदी व्याकरण किताब चलती है, वहाँ एकमात्र किसको दे रखा है, वह को दे रखा है। वह क्या है, दंतोष्ठ्य है। कुछ किताबों में वह के साथ फै भी मिल जाता है, तो दंतोष्ठ्य आपका वह रहेगा। कई बार इस प्रकार का मिलता है, देखिए बात की जाए, एक शब्द और देते हैं कि आपको ये भी मिल जाता है, वर्तस्य। क्या मिल जाता है, वर्तस्य। वर्तस्य की बात की जाए कि वर्तस्य में कौन कौन से आते हैं, तो वर्तस्य का मतलब मसूड़ा होता है। क्या अर्थ होता है, मसूड़ा आता है कि वर्तस्य वर्ण में कौन सा होता है। तो वर्तस्य जब भी आए, वर्तस्य अर्थ मसूड़ा है। वर्तस्य में कौन कौन सी ध्वनि आती है, तो वर्तस्य की ध्वनि की बात की जाए तो यहाँ याद रखना लसन। क्या याद रखेंगे, लसन, लसन याद रह जाएगा आपको। तो लसन वर्तस्य ध्वनियाँ हैं। इसमें सबसे शुद्ध ध्वनि कौन सी है, ल, 100% वर्तस्य। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, स आती है। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, न आती है। तो ल, स, न। और उपयुक्त सभी दे रखा, तो उपयुक्त सभी बताना है। और किसी एक को चुनना तो फिर कौन सा बताएंगे, अपन ल को बताएंगे। ल ध्वनि कौन सी होती है, वर्तस्य होती है। तो यहाँ तक क्या पढ़ा, काकल्य पढ़ा, दंतोष्ठ्य पढ़ा, और क्या पढ़ा, वर्तस्य पढ़ा। इस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो ये इनका उच्चारण स्थान है, मेन मैंने आपको बताया है। तो ये व्यंजन की उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रकार पढ़ा अपन ने, कंठे हो गया, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ्य। 5 प्रकार हैं मैंने तो, और लेकिन बाकी ये भी इस प्रकार चलते हैं। आपसे पूछ लिया जाए वर्तस्य, काकल्य, अलिजीवा, दंतोष्ठ्य, तो आप ये भी बता सकते हैं। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके आगे अपन फिर पढ़ते हैं। चलिए जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपन आगे चलते हैं। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा मेरे साथ साथ। तो देखिएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ रहे थे। देखिएगा, कैसे कंठेर, कैसे कै की लाइन, याद कुछ नहीं करना, आराम से एक ही याद हो रहा है। कैसे कंठेर, कैसे कै की लाइन। ताले की क्या लेके आनी है, चाबी लेके आनी है, मतलब चैवर तालव्य। इसको मूर्धन्य को छोड़ देना है। दंते में तारा है, तैसे तवर को जाएगा। और जब भी आपके होठ आए, पापा को याद कर लीजिएगा। तो ये पापा, मम्मी, बीबी जो भी है, ये आपके क्या रहेंगे, ओष्ठ्य वर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। प। काकल्य अलिजीवा के तो है याद कर लेना, और दंतोष्ठ्य आए तो वह कर लेना, वर्तस्य आए तो क्या कर देना, ल, स, न।
इस प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें अपने पढ़ी हैं। आगे जानकारी बात की जाए, दूसरा प्रकार कौन सा प्रकार चल रहा है अपना? दूसरा प्रकार चल रहा है प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पढ़ रहे हैं अपन? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार चल रहे हैं। आधार पर प्रयत्न के आधार पर भी दो प्रकार है, आभ्यंतर और बाह्य। तो अपन बात कर रहे हैं आज किसकी बात करेंगे? अभी बात करेंगे अपन आभ्यंतर की। किसकी बात करेंगे? आभ्यंतर। देखिए प्रयत्न क्या होता है? शब्द को बोलते समय जो यत्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। और शब्द के प्रारंभ में जो बल लगता है उसको आभ्यंतर कहते हैं, और शब्द के अंत में जो बल लगता है उसको बाह्य कहते हैं। इस प्रकार की बात है। तो आभ्यंतर का मतलब शब्द के प्रारंभ में जिन ध्वनि में बल लग रहा है उसको आभ्यंतर कहते हैं। कितने प्रकार होते हैं? आभ्यंतर के आधार पर बात की जाए कितने प्रकार होते हैं, तो देखिएगा आभ्यंतर के आधार पर बात करें तो 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार। यहाँ परिभाषा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, मेन बात करें अपन 8 प्रकार आपको याद रखने हैं। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न शब्द के बोलने में जो यत्न किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रारंभ में बल लगता है उसको आभ्यंतर कहते हैं, और अंत में लगता है उसको बाह्य कहते हैं। मैंने बात क्या आपको ये ध्यान रखनी है, आभ्यंतर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। तो अपन यहाँ बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात की जाए तो देखिएगा, नंबर 1 करते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। स्पर्शी व्यंजन की बात की जाए, स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन ध्यान में रखिएगा आपको। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 16 होती है। कितनी होती है? 16 भी पढ़ लेंगे। कौन कौन से होते हैं? देखिए वे ध्वनियाँ, पहले परिभाषा बात कर लेते हैं क्या होता है स्पर्शी। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थल को स्पर्श करती है उसको क्या कहते हैं? स्पर्शी कहते हैं। यानी अपने मुख के अंदर उच्चारण स्थल बने हुए कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, उनको जीवा टच करती है, बोलते स्पर्श करती है, इसलिए इसका नाम ही क्या है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी में कौन कौन से आते हैं देखिएगा, कौन कौन से आते हैं? का आता है, खा आता है, गा आता है, और क्या आता है? ग। उसके बाद कौन सा आता है? च नहीं आता है, च वर्ग नहीं आता है, ट है, ड और ढ आता है, ट है, ड और ढ आता है। फिर कौन सा आता है? त, थ, द और क्या आता है? ध आता है। फिर कौन सा आता है? प, फ, ब, और कौन सा आता है? भ आता है। यहाँ तक क्या पढ़ा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्शी की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ये आपको बात ध्यान रखना। स्पर्श 25 होते हैं, स्पर्शी कितनी होती है? 16 संख्या होती है। चवर्ग इसमें नहीं आता है और पंचम इसमें नहीं आता है। अब देखिए तो चवर्ग गया कहाँ? तो चवर्ग को दूसरा प्रकार दे दिया गया। कौन सा प्रकार दे दिया गया? दूसरा प्रकार दे दिया गया। चवर्ग को कह देते हैं स्पर्श संघर्षी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्पर्श संघर्षी। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जीभ उच्चारण स्थल को स्पर्श तो करती है लेकिन हवा को भी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जिसे च, छ, झ बोलते हैं, साथ साथ हवा भी घर्षण कर रही है और जीवा भी उच्चारण स्थल को स्पर्श कर रही है, अतः इसका नाम क्या दे दिया गया है? स्पर्श संघर्षी दे दिया गया है। स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। स्पर्श संघर्षी में आता है च आता है, छ आता है, ज आता है, और क्या आता है? झ आता है। इनकी संख्या की बात की जाए कितनी संख्या है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है कितनी? 4 होती है। स्पर्श संघर्षी में कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर आगे देखिएगा कौन सा वर्ण बच गया है? 5वां बच गया ना। 5वां को क्या कहते हैं? यहाँ क्या कहते हैं देखिएगा, नासिक्य कहते हैं। क्या कहेंगे? नासिक्य। नासिक्य की बात की जाए, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण में नाक की सहायता से किया जाए उसे क्या कहते हैं? नासिक्य कहते हैं। तो जितने भी पंचम ध्वनियाँ हैं वो सारी की सारी कौन सी रहेगी? आपकी नासिक्य रहेगी। और नासिक्य ध्वनि के क्रम की बात की जाए तो कौन कौन से होंगे? तो देखिएगा नासिक्य ध्वनि ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और ये हो गया। इसका मतलब ये कौन सी ध्वनियों की? नासिक्य ध्वनि होगी। और इनकी संख्या आपसे पूछी जाए तो संख्या कितनी हो गई? 5 इनकी संख्या हो गई। तो यहाँ 3 प्रकार पढ़े। 8 प्रकार में से स्पर्श व्यंजन यानी वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थल को स्पर्श करती है, और स्पर्श संघर्षी वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जीवा उच्चारण स्थल को स्पर्श तो करती है लेकिन हवा को भी क्या करना पड़ता है? घर्षण करना पड़ता है। नासिक्य वे ध्वनियाँ जो नाक की सहायता से बोली जाए उसे नासिक्य कहते हैं। जितने भी पंचम वर्ण आपके सारे क्या कहलाएंगे? नासिक्य कहलाएंगे। इन 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे और पढ़ते हैं। चलो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। देखिएगा स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिया, स्पर्श संघर्षी पढ़ लिया, नासिक्य पढ़ लिया, यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। आगे देखिएगा, आगे की लाइन की बात की जाए तो यहाँ कैसे मतलब तो हो गया। अब आते हैं यरलव आते हैं। क्या आते हैं? यरलव। यरलव की बात की जाए तो चौथा प्रकार है इनका। चौथे प्रकार की बात की जाए 3 पढ़ चुके हैं, चौथा प्रकार है।
य यही ध्वनि आती है, आपको कुछ याद नहीं करना। अर्धस्वर क्या आता है, याद करना, अर्धस्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण स्वरों के समान ही होता है उनको अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जाता है। और हिंदी में अर्धस्वर की संख्या कितनी है, आपको 2 याद रखनी है, य और वह, संख्या कितनी है इनकी, 2। अर्धस्वर आते हैं क्योंकि स्वरों के समान इनका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए अर्धस्वर कहते हैं। फिर बात की जाए पांचवें प्रकार की, अगर मैं बात की जाए पांचवा प्रकार आपका क्या होता है, देखिएगा र को कहते हैं इसमें प्रकंपित। प्रकंपित प्रकंपित कह दीजिए, एक और नाम होता है इसका लुंठित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित, प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। और ऐसे वे ध्वनि जिनके उच्चारण में जीवा में कंपन होता है और जीभ लुढ़कती है उसे कहते हैं प्रकंपित और लुंठित कहते हैं। ऐसा एक ही है हिंदी में, उसका नाम क्या है, र है। कौन सा नाम है, र बोल के देखिएगा, जब भी र की ध्वनि आती है तो जीवा में हल्का सा कंपन होता है और जीभ ऊपर से नीचे की ओर खिसकती है, लुढ़कती है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रकंपित और क्या रहेगा, लुंठित रहेगा। उसके बाद आगे चर्चा करें तो कौन सा प्रकार आएगा, आपका छठा प्रकार आ जाएगा। देखिएगा छठे प्रकार की बात की जाए, ठीक है, प्रकंपित और लुंठित हो गया। पार्श्विक व्यंजन कौन सा आ जाएगा, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन का मतलब ये होता है वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में क्या होता है, मुख्य हवा जो है मुख्य के पार्श्व भाग से निकल जाती है। पार्श्व भाग का मतलब क्या होता है, मुख्य के अगल बगल से, दोनों छोरों से निकल जाती है। पार्श्व का मुख्य का अगल बगल, जो आप जहाँ कुछ खाते पीते हैं वहाँ से अगल बगल से हवा बाहर निकलती है तो उसे कौन सा भाग कहते हैं, पार्श्व भाग कहते हैं। और उस ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। और हिंदी में पार्श्विक ध्वनि की बात की जाए तो कौन सा व्यंजन आएगा, केवल ला आएगा। और कितना होगा, ये होगा। तो देखिएगा 3 वो पढ़े, 3 ये 6 हो गए। अर्धस्वर में यह आते हैं, प्रकंपित और लुंठित में रा आता है, पार्श्विक व्यंजन में कौन सा आता है, ला आता है। ये तो रही अंतस्थ की बात। अब आगे देखिए कौन सा प्रकार की बात की जाए, 7वां प्रकार की बात की जाए, उष्म। क्या नाम है, उष्म। और उष्म को क्या कहते हैं, संघर्षी। क्या कह सकते हैं, संघर्षी। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख द्वार सकड़ा हो जाता है और उनके उच्चारण करते समय मुख द्वार सकड़ा हो जाता है, हवा बाधित होती है और बाधित होकर गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, उष्म कहते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार की ध्वनियाँ हिंदी में बात की जाए तो श और है, श है, श और क्या है, कितनी ध्वनियाँ हो गई, 4। श है। जब भी ये ध्वनियाँ बोलते हैं तो श यानी आपका मुख द्वार सकड़ा हो जाता है ना, और आपकी हवा अंदर बाधित होती है, बाधित होकर गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्म कहते हैं। और इसको संघर्ष करना पड़ता है बोलते समय, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संघर्षी कहते हैं। इसलिए उष्म और संघर्षी की बात की जाए, श और है, इनका उच्चारण श तालव्य है, श मूर्धन्य है, स दंते है और है की बात की जाए कंठे है। बात की जाए अपना कौन सा प्रकार बात की जाए, 8वां प्रकार है। कौन सा प्रकार है, 8वां प्रकार है। इस 8वां प्रकार को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ताड़नजात। क्या कहेंगे, उत्सिप्त। क्या कहते हैं, उत्सिप्त कहते हैं एक तो, उत्सिप्त के बाद इसको ताड़नजात कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़नजात कहते हैं। तो उत्सिप्त है, ताड़नजात है, इसका नाम क्या है, द्विगुणी कहते हैं। इसको पछाड़ा हुआ भी कहते हैं, लेकिन अपना काम इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ आकर्षित करना है। वहाँ देखिएगा उत्सिप्त, ताड़नजात और द्विगुणी, मेन प्रश्न यहीं से आता है। उत्सिप्त, ताड़नजात और द्विगुणी की बात की जाए तो यहाँ जो ध्वनि आती है वो कौन कौन सी आती है, एक तो ये ड है और ये नीचे इसका तलबिंदु आता है, ड और ढ। यहाँ भी इनकी संख्या कितनी मानी जाए, 2 है। कितनी संख्या होगी, 2 होगी, ड और ढ। उत्सिप्त, ताड़नजात, द्विगुणी क्यों कहते हैं कि जीवा के अग्रभाग में होते हैं। कहाँ होते हैं, अग्रभाग में। जब भी इनका उच्चारण आप करते हैं तो जीवा इस प्रकार इनको ऐसे जीवा के अग्रभाग में होते हैं। जब भी इनको उच्चारण करते हैं तो हवा इनको झटके के साथ कहाँ फेंक देती है, बाहर फेंक देती है, यानी ताड़ देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताड़नजात कहते हैं। ठीक है साहब, ताड़नजात जैसे ड बोलते हैं, इसका मतलब हवा किसी अगर इसको बाहर फेंक रही है, इसलिए इसको ताड़नजात कहते हैं। इस प्रकार के वर्णों से हिंदी में 2 है। कितने प्रकार हो गए, आभ्यंतर 8 प्रकार है, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी। और फिर तीसरा प्रकार आपने पढ़ा था, देखिएगा यहाँ चौथा अर्धस्वर, प्रकंपित, लुंठित, पार्श्विक, उष्म, संघर्ष, उत्सित, ताड़नजात और द्विगुणी। कितने प्रकार पढ़ लिए अपने, 8 प्रकार पढ़ लिए। किसके आधार पर है, आभ्यंतर प्रकार के आधार पर है। तो यहाँ तक क्या क्या पढ़ा, स्पर्शी पढ़ा पहला प्रकार, दूसरा स्पर्श संघर्षी पढ़ा। और फिर बात की जाए तीसरे प्रकार की बात की जाए तो अपन ने क्या पढ़ा,
तीसरा प्रकार देखिएगा, पहला पढ़ लिया स्पर्श, दूसरे प्रकार की बात की जाए तो स्पर्श संघर्षी और नासिकीय। कौन सा पढ़ा? नासिकीय, स्पर्श संघर्षी। और तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ा? नासिकीय पढ़ा। और बाकी आपके कंटिन्यू है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने अभ्यंतर प्रयत्न का आधार पढ़ा था, पढ़ रहे हैं, देखिएगा बाह्य के आधार पर। किसके आधार पढ़ रहे हैं अपन? ख बिंदु पढ़ रहे हैं, बाह्य। बाह्य आधार पर कौन कौन से होते हैं? देखिए बाह्य आधार पर दो प्रकार बांटा गया है। एक तो हवा की मात्रा, किसकी मात्रा है? हवा की मात्रा। हवा की मात्रा आधार पर दो प्रकार बांटा गया है। पहला प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पढ़ेंगे कौन सा? अल्प प्राण। कौन सा पढ़ेंगे? अल्प प्राण। और दूसरे प्रकार की बात की जाए तो क्या पढ़ेंगे अपन? महाप्राण। क्या पढ़ेंगे? महाप्राण। तो बाह्य आधार पर पहला प्रकार है हवा की मात्रा के आधार पर, हवा की मात्रा आधार अल्प प्राण और महाप्राण। देखिएगा अल्प प्राण, देखिएगा हवा की मात्रा के आधार पर दो प्रकार बांटे गए हैं। हवा की मात्रा दो प्रकार। पहले प्रकार की बात की जाए, पहला प्रकार इसमें क्या होगा? अल्प प्राण। और दूसरा प्रकार क्या होगा? महाप्राण। फिर देखिएगा दूसरा प्रकार क्या होता है। दूसरे प्रकार की अगर बात की जाए तो दूसरा प्रकार अपन पढ़ रहे हैं, दूसरा होगा आपका गूंज कंपन के आधार पर। गूंज कंपन के आधार पर और गूंज कंपन के आधार पर बात की जाए तो यहाँ पर भी कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार। कौन कौन सा होगा? अघोष, और अघोष का विलोम क्या होता है? घोष, या क्या होता है? सघोष। तो सघोष कह दीजिए या क्या कह दीजिएगा? घोष कह दीजिए, एक ही बात। तो देखिएगा बाह्य आधार पर दो प्रकार, हवा की मात्रा अल्पप्राण और महाप्राण। गूंज कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। अल्पप्राण का विलोम महाप्राण भी होता है, अघोष का विलोम क्या होता है? सघोष भी होता है। तो महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और अल्पप्राणों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। याद रखिएगा ये संख्या है। क्या है ये? संख्या की बात की जाए, पूछ ले आप सीधे से पसंद करें कि अल्पप्राणों की संख्या 30 है, महाप्राण की 14 भी पढ़ेंगे इनको। अघोष वर्णों की संख्या की बात की जाए, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी होगी? आपकी 13 होगी। और सघोष वर्णों की संख्या कितनी होगी? आपकी 31 होगी। तो ये क्या है? आपकी संख्या है। संख्या से प्रश्न आए तो आप बता देना। अघोष की 13 होती है, सघोष की 31 होती है, अल्पप्राण की 30 होती है, महाप्राण की कितनी होती है? 14 होती है। यहाँ तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद अपन आगे पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार पढ़ेंगे हवा की मात्रा के आधार पर। और हवा की मात्रा आधार पर कौन सा ले रहे हैं अपन? अल्प प्राण। क्या ले रहे हैं? अल्प प्राण। तो देखिएगा अल्प प्राण में कौन कौन सी ध्वनि आती है? अल्प प्राण। अल्प प्राण आप बोल के भी चेक कर सकते हैं। अल्प प्राण की बात की जाए तो यहाँ देखिएगा, अल्प प्राण की बात की जाए, यहाँ मैं देखिएगा आपको बोल के बताता हूँ कि अल्प प्राण कौन कौन सा आ जाएगा। मैंने आपके सामने ये चीज़ें लिखी है। क्या वर्ग लिख दिया? 6। देखिएगा आप खुद चेक कर सकते हैं अल्प प्राण महाप्राण क्या है। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। और प्राण का मतलब क्या है? वायु। जिन ध्वनियों में बहुत कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। महा यानी ज़्यादा, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों में हवा ज़्यादा निकलती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अल्प यानी कम, प्राण मतलब वायु। देखिएगा आपके सामने ये वर्ग लिख दिया मैंने, कैसे लेके मैं तक है। आप खुद अपना हाथ यहाँ आगे रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है। हाथ आगे रखेंगे तो क बोलेंगे, क। और क में हवा बिल्कुल भी आ रही है क्या? देखिएगा नहीं आ रही है ना। क के बाद ख बोलो, ख क ख। ख में ज़्यादा आ रही है ना, इसका मतलब क क्या रह गया? अपना अल्प प्राण हो गया। ख को छोड़ दीजिए, फिर बोलो ग ग घ ग घ। ग में नहीं आ रही ना, इस ग में आ रही, इसका मतलब ये भी अल्प प्राण है। बोलो हंग 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 इय ण। कोई सी लाइन बोल लीजिएगा। प फ में ज़्यादा आ रही है ना। ब भ में ज़्यादा आ रही ना। म नहीं आ रही ना। इसका मतलब देखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा वर्ण? पहला। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। समझ में आ गया? बाकी दूसरा और चौथा क्या रहेगा? आपका महाप्राण रहेगा। अब मैं इसको लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया? पहला, तीसरा और पांचवा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखिएगा,
प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। अब आप बताओ पहला तीसरा पांचवा कुल कितने हो गए? 15 हो गए, 5 3 15 प्लस सभी स्वर, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, प्लस अंतस्थ, क्या होता है? अंतस्थ। अंतस्थ की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 4, य र ल और व, इसका मतलब कितनी हो गई? 4। कितने हो गए देखिएगा, 15 और 4 19, 19 और 11 30, यानी अल्प प्राणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। टोटल संख्या आपसे पूछे कि अल्प प्राण टोटल संख्या कितनी है? 30 है। उसी प्रकार जो बच गया वो क्या बच गया अपना? महाप्राण। क्या बच गया? महाप्राण। महाप्राण की बात की जाए तो महाप्राण में देखिए कौन कौन सा आएगा। जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा चौथा वर्ण आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? उष्म। क्या आ जाएगा? उष्म। और उष्म की बात की जाए तो उसमें कौन कौन सा आएगा? श और है। कितने आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ यानी 2 हो गए तो यहाँ कितने होंगे? टोटल 10 हो जाएंगे 5 पंक्ति के। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा है, और यहाँ कितने? 4, और 10 और 4 कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो महाप्राण की संख्या 14 होती है, और मूल वर्ण 30 और 14 कितने होते हैं? 44 होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपन आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अल्पप्राण कौन कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, सभी स्वर और अंतस्थ कितने होते हैं? 30 होते हैं। महाप्राण की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और श है कितने होते हैं? 14 होते हैं। आगे बात की जाए देखिएगा, ये तो हवा की मात्रा पे आ गया। अब अगली बात की जाए तो पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? गूंज के आधार पर। क्या पढ़ रहे हैं? गूंज। और किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। गूंज और कंपन के आधार पर बात की जाए तो यहाँ 2 प्रकार बांटा गया है। कौन कौन सा बांटा गया देखिएगा। एक का नाम क्या है? अघोष, और एक का नाम क्या रहेगा आपका? सघोष। अघोष सघोष में क्या देखिएगा, अघोष की बात की जाए प्रत्येक वर्ग का, अ का मतलब होता है नहीं। क्या अर्थ होता है? नहीं। और घोष का मतलब क्या होता है? गूंज। जिन वर्णों में गूंज नहीं उन्हें अघोष कहते हैं। स का मतलब होता है साथ में, और घोष का मतलब होता है गूंज। जिन वर्णों के साथ में क्या हो? जिन वर्णों के साथ में क्या हो? गूंज हो, उसे क्या कहते हैं देखिएगा। और गूंज हो उसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। जिन वर्णों के साथ में अगर ध्वनि न गूंज ना हो उसे अघोष कहते हैं। कौन कौन सा आएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्लस क्या आएगा यहाँ? उष्म के 3 आएंगे, श और श। कितने देखिएगा? उष्म के 3 आ जाएंगे, श। इसका मतलब ये कितने हो गए देखिएगा। यहाँ बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग के ये 10 हो गए, ये 3 हो गए, और 10 और 3 13। अघोष वर्ण की संख्या कितनी होगी आपकी? 13 होगी। सघोष वर्ण में कौन कौन से होंगे यहाँ देखिएगा। साथ में जिसके गूंज उसको सघोष कहते हैं। विलोम भी पूछ लेते हैं कई बार। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का जो बच गया, एक याद कर लीजिएगा, उस जो बच गया वैसे ही सघोष है। कौन सा बच गया? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण बच गया। प्लस बात की जाए क्या बच गया? सभी स्वर आगे, सभी स्वर 11 स्वर होते हैं। सभी स्वर आगे, सभी स्वर की बात की जाए फिर क्या आ जाएगा? अंतस्थ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंतस्थ। अंतस्थ में यह रलव आगे, प्लस अंतस्थ की बात की जाए तो क्या आ जाएगा? एक आपका उष्म का क्या आ जाएगा? है भी आएगा। क्या आएगा? है। संख्या देखिएगा, संख्या कितनी हो गई? ये तो हो गए 15, ये कितने हो गए? 11, ये कितने हो गए आपके? 4। ये रलवे होते हैं अंतस्थ में 4, और ये कितना हो गया? है। जोड़ दीजिएगा 15 और 11 26, 26 और 4 30 और 31। इसका मतलब संख्या कितनी है इनकी? 31 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 31। तो देखिए सघोष वर्ण की संख्या कितनी? 31 है। अघोष वर्ण की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। यहाँ तक देखिए। दूसरा देखिएगा, बाह्य गूंज व कंपन के आधार पर अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, श। इसको याद कर लीजिएगा। जो बच गया वो सारा क्या है? सघोष है। सघोष। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए साहब
ये थे आपके वर्णमाला का टॉपिक था। एक आपको विशेष बिंदु याद रखना है, नोट याद रखना है। अपनी किताब है नवीन हिंदी व्याकरण, वहाँ आपसे पूछा जाए कि हिंदी में आगत वर्णों की संख्या कितनी है, कौन से वर्ण है, आगत वर्ण। विदेशी भाषा के वर्ण आकर हिंदी में मिल गए, उसको आगत वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। और अभी जो नई किताब आई है नवीन हिंदी व्याकरण, उसमें आगत वर्णों की संख्या कितनी है, तो कौन कौन सी होगी देखिएगा। आ, जैसे डॉक्टर के ऊपर लगाते हैं ना, ये आ, क, ख, ज, क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ग, ज, फ, ये हिंदी में आगत वर्ण है और इनकी संख्या कितनी है, 6 है। ये ध्यान रखिएगा, आगत वर्ण की संख्या हिंदी में कितनी होती है, 6 होती है। अ, क, ख, ग, ज, फ, इसके सब के नीचे क्या लगा हुआ, नुक्ता लगा हुआ है, अरबी फारसी के वर्ण है। इस प्रकार ये हिंदी में पहला टॉपिक वर्णमाला है। इसी के साथ ही आपको धन्यवाद। ठीक है सब।